साथियों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने का प्रयास करते हुए नजर आए। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस था। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोलना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री की दृष्टि से कैसा भाषण होना चाहिए, ये मैं सोचने पे आज बहुत मजबूर हुआ। मैं सोचने लगा कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत की आज़ादी पर राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, अपने जाति के लोगों को संबोधित नहीं कर रहा है, अपनी पार्टी को संबोधित नहीं कर रहा है, ना ही आरएसएस को संबोधित कर रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं कर क्या रहे थे? उनके पूरे भाषण को अगर कोई गौर से सुने तो ऐसा लगेगा जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं आज राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने क्रियाकलापों की 14 साल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि भाषण तो हर साल होता है, हर साल लाल किले पर आते हैं और हर साल जो है राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी कि कम से कम आप जो है अगर उसमें रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत करना भी है तो आप केवल अपने पिछले एक साल का रिपोर्ट कार्ड जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। वो भी बहुत मोटी मोटी बातें कि आपने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए, आपने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले वे कौन से तत्व हैं जिन पर आपने काम किया और क्या काम किया, उसमें कितनी सफलता हासिल की। इन बातों का प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण में, जो कि पूरे 1 घंटा 3 मिनट तक जो है बोलते रहे और हम देख रहे थे कि भाषण के दौरान जनता परेशान थी। परेशान होना लाजमी है, गर्मी का मौसम है और गर्मी भी उमस भरी। तो ऐसे मौसम में और इतना बोरिंग भाषण वास्तव में देश की जनता को दुखी करने वाला हुआ। लेकिन चलो ठीक है, जनता पहुंची, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने का प्रयास किया, बहुत सुनने का प्रयास किया, लेकिन कितना ध्यान लगाए। बोरिंग भाषण तो बोरिंग होता है, उसमें कुछ भी ऐसा दिलचस्प नहीं है जो भारत के जनता जो कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लाल किले पर पहुंची थी, प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्ट भी हो पाती। और लगातार प्रधानमंत्री केवल एक ही राग कि मैं, मेरा, मैंने, कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, यह देश मेरा है और इस देश में जो भी अब तक विकास का कार्य किया है वो मैंने किया है। इसके अलावा उनके पूरे भाषण का निचोड़ जो है मुझे तो कुछ लगता नहीं कुछ दिखाई पड़े। भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है वो है सांप्रदायिकता। इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोले भी तो गोल बोल कर गए, कुछ भी स्पष्ट रूप से बोले ही नहीं। भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे बाधक तत्व है वो है जातिवाद, उस पर प्रधानमंत्री बोले ही नहीं। प्रधानमंत्री देश में कितने बेरोजगार हैं, कितने किसान आत्महत्या करते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, इन पर प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बोले। प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य था केवल देश को ये बताना कि मैं कितना सक्षम प्रधानमंत्री हूँ। अब तक 2014 तक जिन सरकारों ने इस देश पर राज किया वो कितनी नालायक थी। इस देश के राष्ट्र निर्माताओं को जब वो कोस चुके तब उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कार्ड देना शुरू किया। भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में इतना लंबा समय क्यों लगा, कि आखिर हमारा देश गुलाम हो कैसे गया। इतना विशाल देश गुलाम हो जाता है और गुलामी भी कोई छोटी मोटी गुलामी नहीं। अभी जिस स्वतंत्रता को हम मना रहे हैं, जिस आज़ादी को आज हम मना रहे हैं, वो तो केवल 200 साल की गुलामी थी अंग्रेज़ों की। उससे पहले जो मुग़लों का शासन है, लगभग 400-500 साल का शासन, उनकी गुलामी भारत को झेलनी पड़ी और अन्य आक्रमणकारियों ने भी भारत के विभिन्न प्रदेशों को गुलाम बनाया और उनकी गुलामी भी भारत को झेलनी पड़ी।
तो प्रधानमंत्री को जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था वो उन तत्वों पर फोकस करना चाहिए था जिनकी वजह से इस देश को गुलामी सहन करनी पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री उन तत्वों का जिक्र भी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री देश को ये बताने का बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे कि जातिवाद वो सबसे बड़ा तत्व था जिसकी वजह से भारत को गुलामी सहन करनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि आज भी जातिवाद वो बाधक तत्व है जो कि भारत को एक राष्ट्र बनने में बाधा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे कि ये जो जातिवाद है ये ना तो मुसलमान धर्म में है, ना ईसाइयों में है, ना कहीं और है, बल्कि ये हिंदू धर्म की पैदाइश है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे कि केवल बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके कारण भारत को विश्व में विश्व गुरु का दर्जा मिला। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन भारत के लोगों को भारत का सच्चा और गौरवान्वित करने वाला इतिहास बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। आज का जो भाषण था उसमें राष्ट्र के लिए क्या है वो आपको दूर दूर तक 1 घंटा 3 मिनट के भाषण में कहीं भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति मोदी अपने भाषण में बात करते हैं स्त्रियों की आज़ादी की, बलात्कारों की और बलात्कारियों को सज़ा देने की। बलात्कारियों को सज़ा देते हुए वे कहते हैं कि मीडिया जो है जब किसी महिला का बलात्कार होता है तो बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती है, बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब किसी बलात्कारी को सज़ा होती है, फांसी होती है, तब उसकी मीडिया बिल्कुल भी चर्चा नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी से इस देश के लोगों को एक सवाल तो पूछना चाहिए, अब तक कितने बलात्कारियों को आपने आपके कार्यकाल में फांसी की सज़ा हुई है? बताना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। सन 2014 से वो जो है इस देश पर शासन कर रहे हैं, 2024 चल रहा है, उसके स्वतंत्रता दिवस में आज आप झंडा फहरा रहे हैं, राष्ट्रीय झंडा आपने फहराया है, पूरे राष्ट्र की अस्मिता की जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपके कंधों पर है, तो आपने इस देश की, इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए क्या किया? हाँ किया, बहुत कुछ किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जब इस राष्ट्र की महिलाओं की अस्मिता की बात करते हैं, उन पर हो रहे बलात्कारों पर फांसी सज़ा देने की बात करते हैं, तो ऐसी ही सज़ा बिल्किस बानो, जिसके साथ में गुजरात में भीभत्स बलात्कार हुआ, उसके बच्चे की हत्या की गई, जब उसके अपराधियों को कानून से सज़ा मिली तो सज़ा पूरी होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के शासन में उनको जेल से रिहा करने के आदेश मिल गए। ये काम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इस राष्ट्र के लिए किया, इस राष्ट्र की महिलाओं के लिए किया। फिर अभी हमने देखा विनेश फोगाट जो कितने दिनों तक जंतर मंतर पर इसलिए आंदोलन करती रही कि उसके साथ में जो उत्पीड़न की घटना हुई है, उस उत्पीड़न करने वाले ब्रजभूषण नाम के मोदी के मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए उस खिलाड़ी जिसने कि ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को पराजित करने का इतना बड़ा काम किया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं कि उन्होंने जो है ब्रजभूषण को कैसे बचाया, क्यों बचाया। ये एक मामला नहीं है, इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें परिवारवाद नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए। बात ठीक है, परिवारवाद देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, जातिवाद देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, लेकिन आपकी नीति क्या है? आपकी नीति जो अभी देखने को मिली, जिस प्रकार से उस ब्रजभूषण को आपने टिकट नहीं दिया लेकिन उसके बेटे को आपने टिकट दे दिया। इसी प्रकार की एक घटना और घटी जब प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के एक पदाधिकारी ने बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर दिया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसको तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उसकी बीवी को टिकट दे दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी से भारत की आज़ादी के दिन एक सवाल तो बनता ही है कि भाई ये क्या है? ये जातिवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, क्या इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे? क्या उसी घर की महिला को टिकट देकर
आपने उस पुरुष के हाथ मजबूत किए हैं या आपने हाथ काटे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो काम आप ना करते, भारत का संविधान कर देता। अगर उस सीट को भारत का संविधान महिला रिजर्व घोषित कर देता, तब भी वो जो व्यक्ति था उस सीट से नहीं लड़ पाता, लेकिन पावर का इस्तेमाल तो वो व्यक्ति ही करता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आपने बहुत ही अच्छा लक्ष्यदार भाषण तो राष्ट्र को दिया, लेकिन राष्ट्र को आपके भाषण से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, ये पूरे भाषण में मैं खोजता ही रह गया, ढूंढता ही रह गया। आखिर मैं इस भाषण से ऐसी कौन सी प्रेरणा लूं, या इस देश का कोई भी व्यक्ति आपके इस भाषण से कौन सी प्रेरणा ले सकता है राष्ट्र का निर्माण के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए? ये बड़ा सोचनीय प्रश्न बना हुआ है। एक बात और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में दिखाई दी, उन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माताओं को तो कोसा ही कोसा, बल्कि उनके भाषण में कहीं पर भी विपक्ष को ना तो सहयोग देना और ना ही उनसे सहयोग लेना, यानी कि वे अकेले इस देश का निर्माण करने का दावा करते हुए दिखाई दिए। तो जो आदमी मैं, मेरा, मैंने केवल यहीं तक सीमित हो, और उससे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? उसी यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो विपक्ष तो चाहता ही नहीं है। पीछे जिस प्रकार से भारत में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदला गया, उनकी जगह नए कानून लाए गए, और जब ये कानून पास हुए तब पूरा विपक्ष जो है निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो आप तो विपक्ष को भी चाहते ही नहीं है, आप तो विपक्ष के साथ में कभी चर्चा चाहते ही नहीं है। कोई भी इशू हो, कोई भी मुद्दा हो, कितना भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो, आप तो चाहते ही नहीं है कि विपक्ष जो है उसमें चर्चा में शामिल भी हो। तो ये तो आपके भाषण से पूरा पूरा झलकता है। एक चीज़ मुझे जो झलक रही थी, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज लाल किले की प्राचीर से कोई देशभक्त भाषण दे रहा हो ऐसा नज़र बिल्कुल नहीं आया, लेकिन एक देशद्रोही भाषण दे रहा हो ऐसा मुझे उनकी हर बात में, हर सेंटेंस में नज़र आ रहा था। मुझे उनके भीतर इस देश को तोड़ने वाला जो तत्व है, जातिवाद, वो नज़र आ रहा था। इस देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने वाला तत्व, सांप्रदायिक व्यक्ति उस भाषण में नज़र आया। मुझे इस देश में, इस देश के साथ किसी भी तरह का प्रेम करने वाला व्यक्ति एक पल के लिए भी नज़र नहीं आया, क्योंकि जो व्यक्ति केवल मैं, मेरा और मैंने तक सीमित हो गया हो, तो उससे जो है कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इस देश के लोगों से प्रेम कर सकता है। इस देश के लोगों से तो वही प्रेम कर सकता है जो इस देश के लोगों को अपने साथ लेकर चले, और जो संविधान की भावना है, जहाँ से संविधान शुरू होता है, हम इस देश के लोग, हम भारत के लोग, हमने किया, मैंने, मेरा, मुझे नहीं, हमने किया होता तो शायद आपके साथ 1 अरब 50 करोड़ की आबादी साथ में खड़ी दिखाई देती। कुछ लगता कि वास्तव में कोई राष्ट्र का व्यक्ति बोल रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। लेकिन आपके भाषण से तो केवल इतना लगा कि आपने जिस प्रकार संसद को राजनीति का अखाड़ा बना रखा है, उसी प्रकार से आज लाल किले की प्राचीर को भी अपनी राजनीति का अखाड़ा मात्र बना के रख दिया। आपके लिए लाल किले की प्राचीर पर से भाषण देना केवल इस बात को निश्चित करना था कि मैंने अब तक जो कार्य किए हैं उनको भारत की जनता ध्यान से कान खोलकर सुन ले और उनको ही वोट करे, इसलिए आगे भी भारत की जनता उन्हीं को प्रधानमंत्री चुने। तो साथियों, मैं केवल आप लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में केवल इतना ही ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, उन्होंने जो है मीडिया के लिए बातें कहीं कि मीडिया को जो है ग्लोबल मीडिया होना चाहिए। अभी मीडिया जो चल रहा है वो उनसे उनका पेट नहीं भरा है कि किस प्रकार से मीडिया उनको जो है प्रोपेगेट करता है, कैसे मीडिया ये दिखाता है कि बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। मुसलमानों की कट्टरता नहीं मार रही है, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। और किस प्रकार से उनका जो मीडिया है वो अभी उनके लिए प्रोपेगेशन कर, उनको ग्लोबल मीडिया चाहिए। ग्लोबल मीडिया का मतलब जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि अभी जो विदेशी मीडिया जो उनको कवर नहीं करता है, कई बार उनको क्रिटिसाइज़ कर देता है, कई बार उनकी जो है पोल खोल देता है, कई बार उनकी सच्चाई दिखा देता है, तो वो भी उनके बस में आ जाए, तो वो भी गोदी मीडिया के तहत जो है काम करने लगे। तो अभी जो जिस मीडिया के ग्लोबलाइजेशन की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं,
तो उससे तो केवल यही समझा जा सकता है ताकि उनका जो विपक्ष है, उनका जो विरोध है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो मरना ही नहीं चाहते हैं। वो कुछ ऐसी दवा का भी इजाद करने का प्रयास कर रहे होंगे। उन्होंने वैज्ञानिकों को ये काम भी सौंप दिया होगा कि भैया ऐसी कोई दवा बनाओ जिससे कि मैं हमेशा इस देश पर राज करता रहूं, ताकि मेरे बाद कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में आए तो वो मेरी कभी आलोचना ना करे, और कम से कम मेरे जीवन रहते तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने ही ना। अगर गलती से कोई प्रधानमंत्री बन गया तो फिर सारे जो काले कारनामे हैं, जो काले चिट्ठे हैं, वो सारे खुलने लगेंगे, सारी ढोल की पोल खुल जाएगी। जो आरोप अब तक जो है वो कांग्रेस पर लगाते आए हैं, राष्ट्र निर्माताओं पर लगाते आए हैं, उनसे कहीं गंभीर आरोप जो है प्रधानमंत्री मोदी पर लगने वाले हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो स्विट्ज़रलैंड की जो बैंक, स्विस बैंक में जो काला धन की बात कर करके इस देश के लोगों को मूर्ख बना के 15 लाख रुपए का लुभावना वादा करके जो इस देश के लोगों का वोट हड़पा, तो शायद मुझे लगता है कि स्विस बैंक में अब सबसे अधिक खाते जो है भारतीय जनता पार्टी के होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के जो चहेते हैं उनके होंगे। हो सकता है कि स्विस बैंक ना कोई दूसरा बैंक भी उन्होंने चुन लिया हो जहाँ पे, क्योंकि स्विस बैंक को तो उन्होंने खुद ही बदनाम कर दिया है। तो साथियों, मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था, वो था राष्ट्रवाद। कि इस देश के प्रधानमंत्री को जब भी लाल किले की प्राचीर से भाषण देना चाहिए तो उसे अपने कामों में ये ना बताए कि क्या विकास किया, कितनी गड्ढे भर दिए हैं, कितने पुल बना दिए हैं, कितनी सड़कें बना दी हैं। ये काम तो हर एक सरकार का है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जिन तत्वों की वजह से, जिन बातों की वजह से यह देश गुलाम बना, उन बातों पर कितना काम हुआ है। इस देश के लोगों को एकता और अखंडता के सूत्र में प्रोए रखने के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस बात पर ही किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी सरकार के प्रतिनिधि को इस दिन भाषण देना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।